Hey everyone, welcome to Simba Scholars जी स्टूडेंट्स। आज जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है और इसका टॉपिक है सेल टिश्यूज एंड मेम्ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। एट द एंड ऑफ दिस सेशन लर्नर्स विल बी एबल टू स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने का मकसद ये है कि सबसे पहले आपको समराइज़ यानी पता हो कि इस लेक्चर में हम कौन से टॉपिक्स को चीज़ों को क्लियर करेंगे और इस बाब में यानी इस लेक्चर में कौन सी मेन चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ेंगे और वो एग्ज़ाम में आनी है। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना, इस पे गौर होश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोड़ देते हैं तो ये आपकी नासमझी है, इस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ सेल। सेल का जो स्ट्रक्चर है यानी सेल बना कैसे है और इसका फंक्शन क्या है। नंबर 2 पे है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, एग्जाम्पल माइटोसिस एंड मियोसिस। इसमें ये है कि सेल की डिवीजन कैसे होती है, माइटोसिस और मियोसिस जो कि हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वही इसकी एग्जांपल्स हम दोबारा देखेंगे। थर्ड वन है ब्रीफली डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। ब्रीफली डिस्कशन, ब्रीफली का मतलब ये है कि मुख्तसर थोड़ी सी डिस्कशन यानी थोड़ा सा इसका तारुफ, इसकी इम्पोर्टेंस माइटोसिस और मियोसिस की। Classify the tissues of the body on the basis of structure, location and function into the following four major types. टिश्यू की बॉडी में जो मौजूद टिश्यू हैं हमारे, उस बिहाफ पे उसकी क्लासिफिकेशन यानी स्ट्रक्चर बना कैसे है, लोकेशन मौजूद कहाँ पे है और इसका फंक्शन क्या है। फॉलोइंग मेजर टाइप्स, इसकी 4 मेजर टाइप्स जो है एपिथेलियल टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की, मसल टिश्यू की और नर्वस टिश्यू की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये चीज़ सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देख लें आप। सबसे पहले सेल की डेफिनेशन है, सेल थ्योरी। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हर वो जानदार यानी हर वो कीड़ा मकोड़ा या इंसान जिसके अंदर सांस है, जो ज़िंदा है, वो उसकी पूरी बॉडी जो है सेल्स से बनी है। ठीक है, ये डेफिनेशन बायो की फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट ही लाइंस पे हमें मिल जाती है कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से फर्दर टिश्यू मिलके ऑर्गेनेलिस देन ऑर्गन और फिर एक मुकम्मल तौर पर एक अडल्ट पर्सन जो है वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन बेसिक जो इकाई है वो सेल है। ठीक है, सेल से ही इसी की एक पर्सन की जो बॉडी यानी पूरा ऑर्गन है वो सेल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स का जो सेल है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट है। ये डेफिनेशन और वाइवा में पूछा जा सकता है कि विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, तो आपने कह देना है कि सेल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द सेल डिवीजन। जितने भी सेल हैं वो पहले से मौजूद जो सेल्स हैं उनकी डिवीजन से क़याम करते हैं, यानी उनकी डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग, प्री से मुराद ये है कि पहले वाले, जो पहले चीज़ मौजूद होती है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल की डेफिनेशन हम मैट्रिकुलेशन से बल्कि इससे भी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सिंपल सी समटाइम लोग ऐसे ही हमें जज करने के लिए पूछ लेंगे व्हाट इज़ सेल या इसकी सेल की डेफिनेशन, तो ये ज़रूरी है, ये वाइवा के लिए भी ज़रूरी है और एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है। A cell is the smallest unit that is capable of performing life functions. सेल जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि कैपेबल है यानी इस काबिल है कि लाइफ के परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस, मतलब कि वही इसका मीनिंग है कि सेल जो है वो एक मेजर यूनिट है, मेजर इकाई है, बुनियादी है यानी बेस है पूरी बॉडी की। A cells arise from pre-existing cells by the process of cell division। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं ऊपर वाली स्लाइड में कि जितने भी सेल्स बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल्स हैं, उनसे ही बनते हैं जब वो सेल्स डिवाइड होते हैं।
ये सेल का स्ट्रक्चर आ गया। देखेंगे कि सेल में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले सीलिया, जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, यानी आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, इसे सीलिया कहते हैं। देन सेल के अंदर क्या पाया जाता है? लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमाटिन, राइबोसोम्स। सो ये सारी जो जो सारे नेम लेके लिखे हुए हैं फर्दर, चूँकि हम ऑलरेडी भी इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, लेकिन फर्दर इस पीपीटी में आगे जाके हम इसके फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्स: एमीबा, प्रोटियस, बैक्टीरिया, प्लांट स्टेम, रेड ब्लड सेल, नर्व सेल। ये सेल्स की एग्जाम्पल्स हैं, आप चंद एक याद कर लें। अच्छा तो ये है कि सारे याद किए जाएं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि किसी एक सेल का नाम बताओ, दो सेल का नाम बताओ, या सेल्स की एग्जाम्पल्स बताओ, ऐसे, ठीक है। इसलिए ये याद होना ज़रूरी है। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स की 2 इकसाम है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये भी वाइवा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल सा कॉमन सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, बता देना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इसमें क्या है? डू नॉट हैव स्ट्रक्चर्स सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। इसकी जो मेम्ब्रेन के गिर्द जो है ना, वो कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। फ्यू इंटरनल सरफेसेस, इसके अंदर बस चंद एक लेयर्स यानी सरफेसेस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। वन कार्ड ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, जो कि क्या वन सील्ड ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। सेल वॉल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, कैप्सूल है, इसके जो आउटर वाल मतलब कि जिसके अंदर पूरा ये लिपटा हुआ है, जिससे बना हुआ है, उस एरिया को कहेंगे कैप्सूल, ठीक है। इसके अंदर फिर नेक्स्ट क्या पाए जाते हैं? जो छोटे छोटे डॉट्स है लाइक दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें कहते हैं राइबोसोम्स। फिर है फ्लेजेला, जो कि स्ट्रक्चर्स लाइक वेव्स, हेयर्स लाइक निकल रहे हैं, उन्हें फ्लेजेला कहते हैं। और इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? न्यूक्लियोइड, ठीक है, डीएनए। फिर है यूकैरियोटिक, इसमें क्या पाया जाता है? कॉन्टेन ऑर्गेनेलिस सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। इसके अंदर ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं जो कि मेम्ब्रेन से बंद होती हैं, ठीक है। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये एक प्लांट का ऑर्गेनिज्म है, सॉरी स्ट्रक्चर है, और दूसरा है एनिमल, लेकिन इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वही सिंपल सी कॉमन सी बातें हैं। सेल पार्ट्स ऑर्गेनेलिस, सेल मेम्ब्रेन, outer membrane of cell that controls movement and out of the cell। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन एक आउटर लेयर है सेल की, जो कि सेल के अंदर की जो भी उसकी मूवमेंट है और बाहर की जो मूवमेंट है उसे कंट्रोल करती है, ठीक है। और ये डबल लेयर मौजूद होती है, एक सेल के मौजूद डबल लेयर होती है। कंट्रोल सर्कुलर ट्रैफिक, जो कि यानी इसके अंदर सर्कुलर यानी सेल्स की जो ट्रैफिक होती है, यानी मोशन है सेल्स के, मतलब कि हिलना, ये सब कंट्रोल कौन करता है? मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स दैट स्पेन थ्रू द मेम्ब्रेन एंड अलाउ पैसेज ऑफ मटेरियल्स, यानी इसके साथ मौजूद है प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन को अलाउ करती है मटेरियल्स का पास आउट होना सेल से अंदर और सेल के बाहर, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये भी एक एमसीक्यूज है सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट है सेल वॉल, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरिया। सेल वॉल जो है ये सबसे ज़्यादा प्लांट सेल्स में पाई जाती है और बैक्टीरिया में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पॉट्स एंड प्रोटेक्ट सेल। सेल वॉल, वॉल का मतलब ही दीवार है, इसके अल्फाजों से ही, इसके लफ्ज़ से ही महसूस पता चल रहा है कि ये एक तरह की प्रोटेक्शन है, एक तरह की वॉल है, ठीक है। इनसाइड द सेल, जो कि मैंने ऊपर भी बताया था कि इन सब चीज़ों को फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे।
सो देखते हैं न्यूक्लियस डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज़। इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डायरेक्ट सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट है डायरेक्ट कैसे, किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। कॉन्टेन्स जेनेटिक मटीरियल डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद होता है, यानी हर एक पर्सन का अपना डीएनए होता है, तो वो किस में पाया जाता है, हमारे न्यूक्लियस में, यानी हमारे जीन्स, हमारी पहचान, ठीक है, न्यूक्लियस एनवेलप के अंदर मौजूद होती है। स्फेरिकल शेप, ये भी एक तरह का एमसीक्यूज है कि न्यूक्लियस की शेप कैसी है, तो ये है स्फेरिकल शेप। विजिबल व्हेन सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग, ये विजिबल तब है, तब नज़र आ सकता है, आम आँख से तो हमें नज़र नहीं आता डेफिनेटली, ये थ्रू दी माइक्रोस्कोप। ये तब नज़र आता है जब ये डिवाइड ना हो रहा हो, ठीक है। कॉन्टेन्स आरएनए फॉर प्रोटीन मैन्युफैक्चर, इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, आरएनए की मैन्युफैक्चर फॉर प्रोटीन मैन्युफैक्चर के लिए। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, साउंड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद होती है। मेड ऑफ टू लेयर्स से बनी हुई है। ओपनिंग्स अलाउ मटेरियल टू एंटर एंड लीव न्यूक्लियस, ये एक तरह की ओपनिंग, एक लेयर है जो कि मटेरियल के अंदर और बाहर पास होने के लिए यूज़ होती है। अब क्रोमोसोम्स क्या हैं, इन न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मेड ऑफ डीएनए, ये डीएनए से बना है। कॉन्टेन इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रेड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस, ट्रेड्स एंड हमारी जो इंसान की खसूसियात है वो क्रोमोसोम्स में पाई जाती हैं, ठीक है। यूजली इन द फॉर्म ऑफ क्रोमाटन, जो कि क्रोमाटन की शक्ल में मौजूद होते हैं। कॉन्टेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो के ऊपर भी पढ़ लिया है कि इसमें हमारी जीन्स, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हमारी पहचान इसमें मौजूद होती है। हमारी से मुराद के ह्यूमन बीइंग की। कंपोज्ड ऑफ डीएनए, ये डीएनए से बना है, डीएनए से मिलकर बनता है, ठीक है। थिकन फोर सेलुलर डिवीजन, ये 4 सेलुलर डिवीजन्स में डिवाइड होता है। सेट नंबर पर स्पीशीज, और इसकी एग्जांपल क्या है, 23 पेयर्स फॉर ह्यूमन, ठीक है। ये 23 पेयर्स फॉर ह्यूमन, ये आपने याद रखना है कि इन ट्रेड्स में इसमें क्रोमोसोम्स में कितने पेयर्स पाए जाते हैं, 23। नेक्स्ट है डीएनए, व्हाट इज़ डीएनए, डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल इन ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर लिविंग थिंग्स। डीएनए जो है ये एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज़ हेरिडिटी मटेरियल है, जो कि हर इंसान में और हर जानदार में पाया जाता है, ठीक है। नियरली एवरी सेल इन अ पर्सनस बॉडी हैज़ द सेम डीएनए, ऑलमोस्ट हर इंसान के अंदर जो सेल के अंदर ऑल सेल का जो डीएनए है ना वो सेम होता है। मज़ीद डीएनए के बारे में देखेंगे। मोस्ट डीएनए इज़ लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस, के जितना भी डीएनए का मटेरियल होता है ना वो लोकेटेड होता है सेल न्यूक्लियस के अंदर। वेयर इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए, जो कि ऑलमोस्ट डीएनए ही कहलाता है, बट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि एक छोटी अमाउंट जो डीएनए की है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, ठीक है। वेयर इट इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और एमटीडीएन, जो कि क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी एमटीडीएनए। समटाइम एग्जामिनर घुमाने के लिए आपको ये भी दे सकता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म एब्रीवेशन ऑफ एमटीडीएन, तो घबराना नहीं, इसका अपने अपने जहन लड़ा के अगर नहीं याद आ रहा तो देखना है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एमटी से माइटोकॉन्ड्रियल और डीएनए वो सिंपल सादे ही लिखा हुआ है आगे। The information in DNA is stored as a code made up of 4 chemical bases। जो इंफॉर्मेशन है डीएनए के अंदर जो स्टोर है वो 4 तरह के कोड्स यानी केमिकल्स
से मिलकर बनी है, ठीक है। यानी 4 तरह की बेसिस हैं, 4 तरह के कॉर्ड हैं जिनसे ये मिल के बना हुआ है, मतलब कि प्रोटेक्टेड है। अब उनका क्या नाम है? एडिनाइन, गवानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है। ये चारों आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, ह्यूमन डीएनए कंसिस्ट ऑफ अबाउट 3 बिलियन बेसिस एंड मोर देन 99% ऑफ दोज बेसिस आर द सेम इन ऑल पीपल। ह्यूमन डीएनए जो है ना कंसिस्ट करता है 3 बिलियन बेसिस, ठीक है। ये जो काउंटिंग है, यानी ये जो इसकी मेजरमेंट है, ये आपने याद रखनी है कि 3 बिलियन बेसिस एंड मोर देन 99% ऑफ दो स्पेसीज आर द सेम इन ऑल पीपल, ठीक है। नेक्स्ट है, डीएनए बेसिस पेयर अप विद ईच अदर, ए विद टी and C with G to form units called base pair। जो डीएनए के पेयर्स है वो एक दूसरे से मिलकर बने हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ पेयर बना होता है, ए का पेयर टी के साथ है एंड सी का पेयर जी के साथ है, टू फॉर्म यूनिट्स कॉल्ड बेस पेयर्स। अब इन यूनिट्स को क्या कहेंगे? बेस पेयर्स, ठीक है। ईच बेस इज ऑल्सो अटैच टू अ शुगर मोलिक्यूल एंड अ फॉस्फेट मोलिक्यूल। जो ईच पेयर है, जो ईच बेस है वो अटैच किसके साथ है? शुगर मॉलिक्यूल के साथ एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ। ये डेफिनेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेनी है। टुगेदर अ बेस, शुगर एंड फॉस्फेट आर कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड की ये एक तरह की डेफिनेशन है कि बेस, शुगर और फॉस्फेट का मिल जाना न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, यानी ये सब मिल जाएंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियस से मुराद न्यूक्लियस और टाइड का मतलब एक लेयर बन जाना, किसी चीज़ का अक्यूमुलेट हो जाना, इकट्ठा होना। न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड इन 2 लॉन्ग स्ट्रैंड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये 2 तरह के स्ट्रैंड्स में अरेंज होते हैं। डेट फॉर्म अ स्पाइरल कॉल्ड अ डबल हेलिक्स, जो कि एक स्पाइरल की शक्ल में होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? डबल हेलिक्स। जिगजैग आपने देखा होगा, उसे उसकी बात हो रही है कि उस स्ट्रक्चर्स में बने होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द डबल हेलिक्स इज समवट लाइक अ लैडर, जो कि मैंने पहले बात की कि जिगजैग की शक्ल में बना होता है, जो कि ऊपर भी हमने देखे थे। ये एक लैडर यानी एक सीढ़ी की तरह बना होता है, विद द बेस पेयर्स फॉर्मिंग द लैडर्स रंग्स एंड द शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग द वर्टिकल साइड पीसेस ऑफ द लैडर। और ये सारे मतलब के पार्ट्स हैं इस लैडर के। कौन से हैं? शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म दे वर्टिकल साइड पीसेस, यानी ये इसके साइड्स बनाती हैं ये सारी चीज़ें मिलकर। ये देखें एक लैडर की तरह, यानी एक सीढ़ी की तरह जिगजैग बनी हुई है, और ये इसके बेस पेयर्स हैं, एडिनिन, थायामीन, गवानिन एंड साइटोसिन। वही 4 बेसिस, 4 कोड्स के नाम याद आ गए। फिर क्या है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इसकी जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। डीएनए कैन रेप्लिकेट और मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। जो डीएनए ये डिवाइड हो सकता है, यानी रेप्लिकेट हो सकता है और अपनी कॉपीज खुद से बना सकता है, ठीक है। कॉपीज ऑफ इटसेल्फ का मतलब है कि वो खुद से कर सकता है काम। ईच स्टैंड फॉर ऑफ डीएनए इज इन द डबल हेलिक्स कैन सर्व एज अ पैटर्न फॉर डुप्लीकेटिंग द सीक्वेंस ऑफ बेसिस। जो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का इन द डबल हेलिक्स कैन सर्व अ पैटर्न फॉर डुप्लीकेटिंग, मतलब कि इसकी डुप्लीकेटिंग पेयर्स भी बन सकती हैं। दिस इज क्रिटिकल व्हेन सेल डिवाइड because each new cell needs to have an exact copy of the DNA present in the old cell। ये एक थोड़ा मुश्किल और क्रिटिकल का मतलब है मुश्किल प्रोसेस है जब एक सेल डिवाइड होता है, बिकॉज हर न्यू सेल को ज़रूरत होती है उसकी एग्जैक्ट कॉपी, जो कि न्यू डीएनए या मतलब कि पुराने सेल में मौजूद हो और वही उसके दूसरे में आए। लेट्स सपोज कि बहुत ज़्यादा जब सेल्स कॉपीज़ बनती हैं, लाइक कुछ पेरेंट्स की जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ऐसे हैं कि उनकी 3rd जनरेशन में या 4th जनरेशन में कोई ना कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है जो कि अब नॉर्मल होता है, या फिर उसमें कुछ अब नॉर्मेलिटी आ जाती है। तो ये बहुत एक क्रूशियल क्रिटिकल सीक्वेंस होता है
कि सारे बच्चे तंदुरुस्त पैदा हों, ठीक है। साइटोप्लाज्म जेल लाइक मिक्सचर, साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक मिक्सचर है, सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है यानी बंद है। कॉन्टेन्स हेरिडिटरी मटेरियल, इसके अंदर विरासती मादे मौजूद होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म, तो आपने बता देना है जेल लाइक मिक्सचर है, मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, मेम्ब्रेन से बना है। कॉन्टेन्स हेरिडिटरी मटेरियल, इसके अंदर हेरिडिटरी यानी विरासती मादा यानी विरासती मटेरियल मौजूद है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मूव्स मटेरियल्स अराउंड इन सेल के इर्द गिर्द जो मूव्स मटेरियल होता है, ठीक है। स्मूथ टाइप लेग्स राइबोसोम्स, ये एक तरह के स्मूथ राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर स्मूथ होते हैं। रफ टाइप पिक्चर्ड राइबोसोम्स एम्बेडेड इन सरफेस, रफ टाइप के जो राइबोसोम्स है वो इसकी सरफेस में मौजूद होते हैं, ठीक है। ट्यूब्यूलर नेटवर्क फ्यूज्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये ट्यूब्यूलर नेटवर्क है जो फ्यूज्ड हो जाता है यानी इमर्ज होता है, मिल जाता है, या मतलब कि फॉर समझो उसके अंदर फना हो जाता है कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। स्टोर सेपरेट्स एंड सर्व्स एज कॉपीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये स्टोर करता है, अलग करता है और मज़ीद इसको बढ़ाता है एज ए सेल्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये एक MCQs आ सकता है कि विच वन इज़ द स्टोर सेपरेट्स एंड सर्व्स एज सेल्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो किसका काम है, किस ऑर्गेनेली का काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ टाइप एंड रफ टाइप, ठीक है। राइबोसोम्स, ईच सेल कॉन्टेन्स थाउजेंड्स, हर सेल में थाउजेंड्स राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। मेक प्रोटीन्स बनाते हैं, फाउंड ऑन राइबोसोम्स एंड फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल, ये राइबोसोम्स में पाए जाते हैं यानी दानेदार ये प्रोटीन्स, एंड फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल यानी पूरे सेल में तैरते रहते हैं, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्रीज के इसमें मौजूद हैं, प्रोटीन की थाउजेंड्स यानी इसमें फैक्ट्रीज मौजूद है। कंपोजिज 25% ऑफ सेल्स मास, सेल मास का 25% कंपोज करता है यानी ये इसका मटेरियल बनाता है। स्टेशनरी टाइप एम्बेडेड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्टेशनरी टाइप मतलब कि पाया कहाँ जाता है, एम्बेडेड का मतलब है जुड़ा कहाँ होता है, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मोबाइल टाइप इंजेक्ट्स प्रोटीन्स डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म, इसका मेजर काम क्या है कि ये डायरेक्ट भेज देता है प्रोटीन को किसमें, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शंस, वो केमिकल रिएक्शंस जो कि सेल के अंदर हो रहे होते हैं तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उन एक्शंस और रिएक्शंस के थ्रू। ब्रेकिंग डाउन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन होती है इसमें। कंट्रोल्स लेवल ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल इन सेल, सेल के अंदर जो है वाटर के लेवल को कंट्रोल करता है और अदर मटेरियल्स को। रिसाइकल्स एंड डिकम्पोजेस प्रोटीन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को रिसाइकल करता है और डिकम्पोजिस करता है यानी जो इसका फ़ायदा है उसे स्टोर कर लेता है और जो इसका एक्सेस है वेस्ट है उसे एक्सक्रीट कर देता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये भी एक मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है, विच वन इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपने कहना है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल यानी ये एक तरह का बिजली का काम करता है, जैसे कि हमारी बिजली का काम क्या है, इंसान की एनर्जी, ठीक है। डबल लेयर्ड आउटर मेम्ब्रेन विद इनर फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टिया, ये डबल लेयर, इसकी आउटर लेयर जो है वो डबल है और इनर जो है फोल्ड्स हुई है, ठीक है, क्या कहलाती है, क्रिस्टिया। ये भी MCQs आ सकता है और एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकता है कि डबल लेयर्ड आउटर मेम्ब्रेन विद इनर फोल्ड्स कॉल्ड, तो आपने क्या कहना है, क्रिस्टिया। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडीज, ये क्या है, प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट, यानी प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन को महफूज करना और उसका फर्दर इन जो प्रोसेस है उसे आगे भेजना किसका काम है, गोल्जी बॉडीज़ का। मूव मटेरियल्स विद इन द सेल,
सेल के अंदर जो मटेरियल्स की मूवमेंट होती है वो गोल्जी ऑपरेटर्स की वजह से होती है। मूव मटेरियल आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर भी जो मूवमेंट होती है वो गोल्जी बॉडीज़ की वजह से होती है। कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस लेयर्स फॉर्मिंग आ सेल, किससे बना, कंपोज्ड का मतलब होता है किससे बना होता है, ऑफ न्यूमरस लेयर्स फॉर्मिंग अ सैक, सैक यानी एक थैली की तरह बहुत सारी लेयर्स के साथ मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम, डाइजेशन प्लांट फॉर प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्टिव प्लांट है, किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए, फैट्स के लिए एंड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है कि विच वन इज द डाइजेस्टिव प्लांट फॉर द प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या क्या कौन है, लाइसोसोम। ट्रांसपोर्ट्स करता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल टू द सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूविंग, यानी वो मटेरियल जो कि अनडाइजेस्टेड है, जिसका कोई पर्पस नहीं है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करता है ताकि ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाकर रिमूव हो जाए, यानी ब्रेक डाउन हो जाए, उसका वेस्ट बाहर हो जाए। सेल ब्रेक्स डाउन इफ लाइसोसोम एक्सप्लोड्स, ये सेल को ब्रेक डाउन करता है इफ लाइसोसोम एक्सप्लोड्स। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, यानी थैली नुमा जो कि मेम्ब्रेन से बंद है, फॉर स्टोरेज डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल, जो कि क्या पर्पस है इसका, स्टोरेज करता है, डाइजेशन करता है, यानी स्टोर करता है, महफूज करता है, डाइजेशन और वेस्ट रिमूवल कर देता है, ठीक है। कॉन्टेन्स वाटर सोल्यूशन, हेल्प प्लांट्स मेंटेन शेप, इसमें वाटर का सोल्यूशन मौजूद रहता है, यानी वाटर मौजूद होता है एंड और प्लांट की जो शेप है उसे मेंटेन करने में इसका काम है। स्टूडेंट्स, ये बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, यानी सेल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आपको इस तरीके से याद नहीं रहेगा। बेहतर यही है कि आपके पास अपनी कॉपी पेंसिल मौजूद हो और जितने इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं आप एक स्ट्रक्चर के थ्रू अपने पास लिखते जाएं ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकें और परेशानी ना मज़ीद बढ़े आपके लिए। साइटोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोस्केलेटन जो है वो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बना है। माइक्रो का मतलब होता है, एक मैक्रो होता है और माइक्रो, माइक्रो से मीन्स छोटी छोटी नालियों से, ट्यूब्स से मिलकर बना है। स्पॉट्स सेल एंड प्रोवाइड्स शेप, सेल को सपोर्ट करता है और उस सेल को शेप प्रोवाइड करता है। एड्स मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ सेल, सेल के अंदर जो मटेरियल की मूवमेंट है सेल के अंदर और बाहर, उसको मेंटेन करता है। सेंट्रियोल पेयर्ड cylindrical organelles near nucleus composed of 9 tubes each with थ्री ट्यूब्यूल्स, ये किससे मिलके बना है, 9 ट्यूब्यूल, यानी 9 जो है ट्यूब्स का पेयर है, विद ईच 3 ट्यूब्यूल्स, जिसके साथ 3 ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन में मौजूद इन्वॉल्व होता है। लाई एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ये कहाँ मुश्तमिल होता है, राइट एंगल की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय माइटोसिस, माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन कैसी होती है। माइटोसिस इज अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा काम है जिसमें एक सिंगल सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और 2 डॉटर सेल्स बनाता है, यानी सेल की डिवीजन होती है। ड्यूरिंग माइटोसिस वन सेल डिवाइड्स वंस टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल सेल। माइटोसिस के दौरान एक सेल जो है ना डिवाइड होता है और अपने जैसे 2 सेल्स बनाता है। द मेजर पर्पस ऑफ माइटोसिस इज़ फॉर ग्रोथ एंड टू रिप्लेस वॉर्न आउट सेल। माइटोसिस का पर्पस क्या है कि ये अपनी ग्रोथ के लिए और रिप्लेसमेंट के लिए वर्क करता है। ये एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है, जो कि ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं कि एम फेज़ है, G1 फेज़ है, एस फेज़ है, जी फेज़, मतलब कि वही चीज़ों को उन्होंने समराइज़ किया है। इंटरफेरेज, ड्यूरिंग इंटरफेरेज द सेल रेप्लिकेट इट्स DNA, यानी इंटरफेस के दौरान सेल जो है रेप्लिकेट करता है
It also produces additional organelles and cytocyclic components in anticipation of cell division. ये और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिस को अपने अंदर एडिशन करता है फॉर द एंटिसिपेशन ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल के डिवीजन होने के दौरान। इंटरफेरेज इज़ अ स्टेट ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इंटरफेरेज जो है ना, एक बहुत ही एनर्जाइज प्रोसेस है जिसके अंदर हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। मतलब कि देखिए, एक सेल का दूसरा सेल बनाना, यानी एनर्जी हास यूज़ होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये इंटरफेरेज बहुत है ना हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। मेटाबॉलिक से मुराद एक्शंस और रिएक्शंस होना, ठीक है। इंटरफेरेज कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। जो इंटरफेरेज है वो 3 फेजेस पर मुश्तमिल है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये फेजेस आपने ना टिप्स पे याद कर लेनी कि सबसे पहले G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है और उसके बाद G2 फेज आता है, ठीक है। द G1 फेज इज द इंटरवल बिटवीन द माइटोटिक फेज एंड एस फेज, जो कि मैंने पहले बताया कि ये आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेनी है इनकी फेजेस और इनके सीक्वेंस। जो G1 फेज है ये इंटरनल है बिटवीन द माइटोटिक फेज एंड एस फेज के, ठीक है। अ टोटल सेल साइकिल टाइम 24 आवर्स। एक जो सेल की साइकिल का टाइम है, सेल साइकिल का टाइम है वो 24 आवर्स है, ठीक है, 24 घंटे। G1 फेज लास्ट 8 to 10 आवर्स, ठीक है। G2 फेज लास्ट 4 to 6 आवर्स एंड एस फेज इंटरवल बिटवीन G1 एंड G2 लास्ट अबाउट 8 आवर्स। ये जो इनके आवर्स हैं ये आपने ज़हन नशीन कर लेने हैं, इनमें से ज़रूर कोई ना कोई MCQs आएगा या फिर वाइवा में पूछा जाएगा। ये फिर वही है, माइटोसिस होगा, फिर इंटरफेरेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये देखें स्टूडेंट्स, सेंट्रियोल्स है, क्रोमाटिन है, क्रोमाटाइड, सेंट्रियोम, स्पिंडल फाइबर्स, देन क्या ये सेल डिवाइड हो रहा है और टू डॉटर सेल्स बना रहे हैं, ठीक है। माइटोसिस दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल काउंट और इट इज़ सिंपलाई कॉल्ड एज ग्रोथ। माइटोसिस किस में हेल्प करता है? इंक्रीजिंग द सेल काउंट, यानी सेल के काउंट होने में मदद करता है। एंड इट इज़ कॉल्ड, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे कि इसकी ग्रोथ हो रही है, यानी सेल मल्टीप्लाई हो रहा है। मियोसिस में क्या है? Meiosis is important because it ensures that all organisms produced via sexual reproduction contain the correct number of chromosomes। मतलब कि मियोसिस में ये इम्पॉर्टेंट है कि और ड्यूरिंग एक प्रोसेस के जो रिप्रोडक्शन है, यानी क्रोमोसोम्स की नंबर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर अपनी सही डिवीजन में, सही नंबरों में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। या डायग्राम के थ्रू भी बताया गया, मज़ीद इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वही चीज़ें, कनेक्टिव टिश्यू, ये टिश्यूज़ के नाम, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। टिश्यूज़ के नाम भी स्टूडेंट्स आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है कि टिश्यूज़, हाउ मैनी टिश्यूज़, या टिश्यूज़ के किसी एक टिश्यू का कोई एक नाम बताओ या 2-3 नाम बता दो, ठीक है। तो चारों याद कर लें ताकि कोई ना कोई आपको ज़रूर याद रह जाए उस वक्त। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। बॉडी टिश्यूज़ can be classified into 4 basic types according to function and structure। जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं अपने फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से के मुताबिक 4 टिश्यूज़ में मौजूद हैं, ठीक है। बॉडी के टिश्यूज़ नंबर 1 पर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक तरह का जाल है, पूरा एक स्ट्रक्चर बना है। एपी मैंने हमेशा साथ साथ बताती रही हूँ कि एपी कहते हैं सबसे सुपर वाला, सबसे सुपरफिशियल, सबसे ऊपर वाला, यानी आउटर मोस्ट। फिर देखें उसका कनेक्शन होता है, कनेक्टिव टिश्यू है। और फिर मैंने बताया कि हड्डी के साथ हमेशा मांस जुड़ा होता है, यानी मसल्स जिसे कहते हैं। फिर मसल टिश्यू है और फिर नर्वस टिश्यू है, ठीक है। नर्व्स, जो कि नर्व से मिलकर बना है, यानी हमारा ब्रेन। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज़ हैव 3 मेजर फंक्शंस। इसके 3 मेजर फंक्शंस हैं। सिलेक्टिव बैरियर्स
ठीक है, क्या करते हैं, डैट लिमिट और एड द ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, ऐड और ट्रांसफ़र करते हैं। ये एक तरह का बैरियर है दैट लिमिट और एड द ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी। सेलेक्टिव बैरियर्स जो है, जो सब्सटेंसेस को यानी कुछ मटेरियल्स को बॉडी से इन और आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्रेटरी सरफेसेस दैट रिलीजेस प्रोडक्ट्स produced by the cells onto their free surfaces। ये क्या करता है कि सेल प्रोडक्ट्स को यानी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है बाय द सेल्स ऑन देयर फ्री सरफेसेस, सेल की फ्री सरफेसेस पे, ठीक है। सिक्रेटरी यानी सिक्रीट, किसी चीज़ का सिक्रीट होना, बाहर निकलना। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव सरफेसेस दैट रेसिस्ट द अब्रेसिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है, कवर बॉडी सरफेस एंड लाइज हॉलो ऑर्गन्स एंड बॉडी कैविटीज एंड डक्ट्स, इट्स ऑल्सो फॉर्म्ड ग्लैंड्स। यानी एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम करता है, ये बॉडी को कवर करता है यानी इसकी सरफेस को, और एंड लाइज मौजूद कहाँ पे होता है, हॉलो ऑर्गन्स, यानी जहाँ पर कुछ ऑर्गन्स के दरमियान हॉल्स पाए जाते हैं, बॉडी कैविटीज़ जहाँ पे यानी कुछ स्पेस होती है। एंड डक्ट्स इट ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स, और मतलब कि डक्ट्स, इससे नालियाँ निकलती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स जो कि मिलकर क्या बनाती हैं, ग्लैंड्स। ये देखें टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, सिंपल सीक्वमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलुमिनर, ट्रांजिशनल, परसूडो स्ट्रांसिफाइड कॉलुमिनर, स्टार्टिफाइड क्यूबॉइडल, स्टार्टिफाइड सिक्मस। ये सब नेम्स जो है ना आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, या फिर उनके कुछ नाम बताओ। नाम बताएंगे तो उसके साथ आपको वो आपसे इसकी शेप भी पूछ सकता है। तो देखें इनके नाम के मुताबिक इनकी शेप है, जैसे सिंपल सीक्मस, ये बिल्कुल एक लेयर वाला है, सिंपल क्यूबॉइडल ये थोड़े क्यूब्स की तरह बना है, फिर सिंपल कॉलुमिनर ये कॉलम्स के थ्रू बना है, और ऐसे ही फर्दर देखें सारे आगे ऐसे ही हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज़ वन ऑफ द अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज़ इन द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू है जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में, और वाइडली भी का मतलब है कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी बड़ी मिकदार में पूरी बॉडी में फैला हुआ है, जो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारी पूरी बॉडी में अबंडेंट है, यानी वाइडली बड़ी रेंज में मौजूद है और फैला हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू हैज़ अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। कनेक्टिव टिश्यू की बहुत बड़ी एक फंक्शंस है, यानी इसकी वैरायटी है। इट बाइंड टुगेदर स्पॉट्स एंड स्ट्रेंथ एंड अदर्स बॉडी टिश्यूज़। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं सपोर्ट करने के लिए, मतलब कि बॉडी को सपोर्ट करते हैं, एंड स्ट्रेंथन यानी कुव्वत को बढ़ाते हैं, अदर्स बॉडी टिश्यूज़ यानी दूसरे बॉडीज़ को सपोर्ट करते हैं और उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। ब्लड a fluid connective tissues is the primary location of stored energy, reserved and main source of immune system। यानी ब्लड जो है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सबसे पहले लोकेटेड है, स्टोर्ड एनर्जी एंड रिजर्व क्या करता है, मेन सोर्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का एक सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। Muscle tissue. Muscle tissue is composed of cells that have the special ability to shorten or contract in order to produce movement of their body parts। Muscle tissue जो है किससे मिलके बना है, cells से that have the special ability, यानी कि इसके अंदर स्पेशल एबिलिटी है जो कि हमारी बॉडी मूव करती है, यानी बॉडी की मूवमेंट जो है वो मसल टिश्यू की वजह से, ठीक है। द टिश्यू इज़ हाईली सेलुलर एंड इज़ वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स की वजह से जो सेल्स के टिश्यूज़ के सेल्स हैं उसके थ्रू इनकी सप्लाई होती है। मसल टिश्यू कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डिक मसल टिश्यू। ये देखें पिक्चर के थ्रू दिखाया गया, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू।
despite the awesome complexity of the nervous system, it contains of only two principal types of cell. ठीक है, इनमें क्या, न्यूरॉन्स एंड न्यूरो न्यूरोजिलिया. Nervous tissue. Neurons are or nerve cells are sensitive to various stimuli. ठीक है, they convert stimuli into electrical signals called action protection. न्यूरॉन्स जो हैं वो कि एक सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्टिमुलाई है, यानी एक तरह की तहरीक है जो कि कन्वर्ट करती है, मतलब कि न्यूरॉन्स का काम है कि एक बाहर जो पैथोजन है उसे आगे कन्वर्ट करना, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करना और हमारे ब्रेन को पहुंचना. तो इस सारे प्रोसेस को क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल. ये मेजर एमसीक्यूज है, मेजर डेफिनेशन है, तो इसे याद कर लीजिएगा. न्यूरोजिलिया डज नॉट जनरेट और कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस स्पोर्टिव फंक्शन. ये डज़ नॉट जनरेट और कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस, ये ना तो नर्व इम्पल्सिस को जनरेट करती है और ना ही कंडक्ट करती है. ठीक है, और इसका काम सिर्फ स्पोर्टिव फंक्शन है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. अगर आपने इस सिंपल सी छोटी सी पीपीटी से कुछ सीखा हो तो अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.